नमस्कार दोस्तों। एक कहावत के साथ ये लेक्चर का शुरुआत करते हैं। न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आखिरकार ये कहावत आपने बहुत लोगों के मुंह से सुनी होगी। अब ये कहावत को डिटेल में समझने के लिए आज का लेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट उससे पहले आप क्या करिए भाई, हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो वापस अपने लेक्चर की ओर आते हैं। हमारा लेक्चर आज होने वाला है लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म। इससे पहले हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने इस सिक्योरिटी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। अब हम सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में जो आज का जो टॉपिक है वो कहाँ छुपा हुआ है, 4th नंबर का जो टॉपिक है उसमें दिया हुआ है लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म। तो इसको जो है थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसके भी एक दो लेक्चर तो होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। तो भाई लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो भाई साहब बताइए, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम को अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो उसका अर्थ होता होगा कुछ संगठित अपराध। कौन सा अपराध? संगठित अपराध। चलिए इसको तोड़ते हैं, संगठित को अलग रखते हैं। चलिए पहले अपराध को समझते हैं। क्राइम क्या होता है? क्राइम क्या होता होगा भाई? बहुत सारे आपने क्राइम सुना होगा। चोरी करना क्राइम हुआ, मर्डर क्राइम हुआ, रेप क्राइम हुआ, कहीं डकैती डाल दी गई क्राइम हो गया, ठीक। कहीं इनकम टैक्स की चोरी, ये भी क्राइम है, ठीक है। तो भाई ये जो क्राइम है, क्राइम को जो है इंडिविजुअल बंदा कभी कभी इमोशंस में बह के, गुस्से में आके वो करता है, या तो फिर जो है उसकी पहले से ही भाई फितरत रही हो चोरी करना तो वो करता है। लेकिन जब ऑर्गेनाइज क्राइम की बात होती हो, कौन सी क्राइम? ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध। उसमें जब आप जाओगे तो उसमें समझोगे कि भाई ऑर्गेनाइज क्राइम जो है उसके अंदर प्लानिंग होती है। उसमें एक बंदा नहीं होता, उसमें पूरा एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप जो है एक प्रॉपर एक टास्क क्रिएट करता है कि भाई हमारा अगले महीने का टास्क ये है, हमारा एक टारगेट है, ठीक है। जैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में होता है कि भाई हर महीने का टारगेट आता है, वैसे ही ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स जो होते हैं उसके अंदर हर महीने का एक टारगेट होता है। उनका सालों का प्लान फिक्स होता है कि परसों उसको किडनैप करना है, 2 महीने बाद उसके घर पे जो है रंगदारी मांगने जाना है, 3 महीने बाद किसी बिल्डर को किडनैप करना है, 4 महीने बाद किसी का मर्डर करना है, 5 महीने बाद कहीं किसी जगह बम ब्लास्ट करना है। ये प्रॉपर एक प्लानिंग होती है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो है कुछ इस तरीके से चलता है, जिसके अंदर जो है एक नहीं बहुत सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसे कहते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। अब एक सिंगल क्राइम करने वाला कभी भी प्लानिंग करने नहीं बैठता, उसको बस अंदर गुस्सा आ गया, उसने जो है ऑन द स्पॉट कोई ना कोई एक्शन कर दिया, वो क्राइम क्रिएट हो गया, ठीक। तो ये थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई आज का जो हमारा लेक्चर है उसका कंटेंट क्या रहने वाला है, हम कौन से कंटेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले हम ऑर्गेनाइज क्राइम देखेंगे, कॉमन व्यू जो हमने अभी देख लिया, ठीक। फिर देखेंगे भाई डेफिनेशन, आखिरकार ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसका एक हायरार्की मॉडल देखेंगे, ठीक। फिर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, क्या भाई विशेषताएं क्या क्या हैं हम ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर। फिर देखेंगे हम लोग सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, आखिरकार एक ऑर्गेनाइज क्राइम और एक टेररिस्ट ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। फिर देखेंगे लिंकेजेस किस तरीके के होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम और किसी टेररिस्ट ग्रुप के अंदर, कैसे कैसे लिंकेजेस होते हैं, कौन से प्रकार के। फिर आखिरकार ये प्रॉक्सिमिटी, ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी मतलब नज़दीकियाँ बढ़ना। आजकल ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप के बीच में कैसे नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है। और थ्रेट्स क्या हैं हमारे लिए, इंडिया के लिए क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं वो देखेंगे। और इंडिया स्पेसिफिक लिंकेजेस भी देखेंगे भाई, नक्सल एरिया जो हमारा है, ठीक है। नक्सल एरिया जहाँ पे नक्सलवादी ग्रुप्स काम करते हैं वहाँ देखेंगे। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पे कैसे कैसे ये लिंकेजेस जो है आजकल ज़्यादा फैल गए हैं, जिसकी वजह से हमारा इंटरनल सिक्योरिटी में क्राइसिस हो रहा है। चैलेंजेस क्या क्या हैं वो देखेंगे। और लोकल और ग्लोबल इनिशिएटिव्स, लोकल मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, और ग्लोबल मतलब यूनाइटेड नेशन ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं वो हम चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में हमारी स्लाइड एंड हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में आप लोगों ने सिंपल 2-4 शब्दों में स्टार्टिंग में समझ लिया कि भाई ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, और क्राइम के बारे में भी समझ लिया, ठीक है। दोनों में एक क्या धागे, एक पतले धागे जितना डिफरेंस है, ठीक। यहाँ तक समझ आया। अब देखते हैं कौन से तरीके के भाई साहब ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, ठीक है। संगठित अपराध आखिरकार कौन सी तरीके के होते हैं, चलिए देखते हैं।
तो आप देख पा रहे होगे मेरे पीछे संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम के एग्जांपल्स देख पा रहे होंगे। पहला आपको दिख रहा होगा ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग मतलब, पहली बार ट्रैफिकिंग का अर्थ क्या होता है? तस्करी करना। तस्करी करना मतलब कैसे? अगर आप अपने घर में एग्जांपल ले लो, मान लीजिए कि आपके पापा बहुत गुस्से हैं आपके बड़े भाई से या बड़ी बहन से, ठीक है, और आप हो छोटे भाई या छोटी बहन। अब आपके पापा ने क्या किया भाई, आपके बड़े भाई या बड़ी बहन का मोबाइल चोरी कर लिया। चोरी इन द सेंस, पापा क्या चोरी करेंगे, चोरी इन द सेंस छुपा दिया। मोबाइल जो है बड़े पापा आपके जो बड़े भाई बड़ी बहन होंगे उनका मोबाइल छुपा दिया गया, ठीक। और बोला कि भाई इसको मोबाइल मत देना। लेकिन आप ठहरे छोटे भाई छोटी बहन, आपको जो है बड़े भाई या बड़े बहन ने जो है कोई लालच दे दी होगी कि भाई चल मेरे को मेरा मोबाइल बता दे कहाँ पे है, तेरे को मैं कुछ दे दूंगा। और आपने जो है क्या किया, पापा से जो है बिना पूछे बिना बताए आपने सिंपल वो जो है मोबाइल जो था जो छुपा हुआ था उसको जो है बाईपास करके सिंपल आपने अपने बड़े भाई या बड़ी बहन को दे दिया। ये होता है क्या, एक ट्रैफिकिंग, ठीक है, जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी था। सेंट्रल अथॉरिटी कौन था? योर फादर। यहाँ पे आपके फादर थे जो कि मेन अथॉरिटी थे, लेकिन आपने क्या किया, इनको बाईपास किया और यहाँ पे अपने जो भी ए बड़ा भाई था और आप बी छोटे भाई थे, आपने जो है क्या किया, एक बड़े अथॉरिटी को बाईपास करके दे दिया। वही जो फादर का जो रोल निभाता है, कौन निभाता है सरकार में, कोई कंट्री में, तो वो सरकार होती है, गवर्नमेंट। कभी भी आप अगर गवर्नमेंट से कुछ छुपा के हरकत करते हो, सप्लाई करते हो, उसे कहते हैं ट्रैफिकिंग, तस्करी करना, समझे? आई होप इतना समझ आया होगा। तो उसी में अगर ड्रग मतलब नशीला पदार्थ, उसमें गांजा भी आ सकता है, अफीम भी आ सकता है, एमडी ड्रग, बहुत सारी ड्रग्स होती है, वो सब इसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है, जो कि नशा फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या भाई, इंसानों की खरीद फरोख्त होती है, उसे कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि भाई बहुत सारी लड़कियां जो है दिल्ली में जो है मिसिंग है, बहुत सारे शहरों में मिसिंग है। आखिरकार वो लड़कियां कहाँ जाती हैं? इतने सालों तक मिलती नहीं है, कहाँ जाती हैं? वो लड़कियों का किडनैपिंग हो जाता है, उनको जो है नेपाल के रास्ते जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में भेज दिया जाता है ताकि उनका जो है खरीद फरोख्त हो सके। इन द सेंस आपने क्या किया, भारत सरकार से छुप के एक किसी ह्यूमन को किडनैप किया, नेपाल के रास्ते जो है सीधा गल्फ़ कंट्री में भेज दिया और उसको वहाँ पे बेच दिया। क्या किया आपने? सीधा तस्करी की, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और कौन सा भाई आपको एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे? गन रनिंग। गन रनिंग मतलब इल्लीगल तरीके से जो है बंदूकों का कारोबार करना। मिर्ज़ापुर सबसे बेस्ट एग्जांपल, मिर्ज़ापुर आपने देखा होगा। मिर्ज़ापुर में आपके कौन थे हीरो? कालीन भैया, ठीक है, मकबूल, बबलू और गुड्डू पंडित। तो ये सब किस बिजनेस में इन्वॉल्व थे? ये सब जो है गन रनिंग करते थे। कालीन भैया क्या बनाते थे भाई? मिर्ज़ापुर सबने देखी होगी ना, तो कालीन भैया कालीन बनाते थे, उस कालीन के अंदर जो है बहुत सारी बंदूकें जो है लोगों के बीच में सप्लाई करते थे। ये होता है गन रनिंग, ठीक है। फिर देखते हैं इल्लीगल माइनिंग। इल्लीगल माइनिंग मतलब आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा भाई साहब कि इल्लीगल माइनिंग मतलब गलत तरीके से जो है आप जो है नदी किनारे जाते हो और अपना ट्रक भर भर के जो है मिट्टी खोदते हो, रेती जो होती है ना, रेती जिससे घर बनता है, वो खोदते हो और आप जो है लीगल तरीके से उसको सप्लाई करते हो मार्केट में। ये होता है इल्लीगल माइनिंग। और क्या होता है भाई? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आपने सब सुना होगा, पैसे दे के जो है आप दूसरे को मरवाते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके के आपको यहाँ पे क्या दिख रहे होंगे? ऑर्गेनाइज क्राइम दिख रहा होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ऑर्गेनाइज क्राइम तो पता चल गया, अब देखते हैं इसकी मार्केट वैल्यू क्या क्या है। तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा द रियल वैल्यू ऑफ ट्रांसनेशनल क्राइम। ये आखिरकार रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है ट्रांसनेशनल क्राइम्स एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है। तो भाई ट्रांसनेशनल क्राइम मतलब सिंपल सेंस में हुआ ऑर्गेनाइज क्राइम। तो आप देख पा रहे होगे मेरे पीछे ये काउंटरफिट करेंसी का कारोबार। काउंटरफिट करेंसी क्या होती है? काउंटरफिटिंग मतलब जाली नोट छापना। जाली नोट छापना मतलब नकली नोट छापना। आपने बहुत बार देखा होगा, आपकी मम्मी को ही देखा होगा कि भाई वो जो है कभी उनको बड़ा नोट दे दिया गया 2000 रुपये का, तो ऐसे मतलब धूप में देखेंगे, हाँ यार भाई ये जो नोट है ये असली है कि नकली है, इस पर वाटर मार्क दिख रहा है कि नहीं। तो ये सब क्या होता है? नकली नोट पहचानने का कोई ट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये जो नकली नोट का कारोबार है, अगर इसका आप वैल्यूएशन देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। इसका वैल्यूएशन मैं जूम करूं
तो आप वैल्यूएशन देखो खाली, वैल्यूएशन इसका टोटल है 1.13 ट्रिलियन डॉलर, 1.13 ट्रिलियन डॉलर। आप विश्वास नहीं करोगे अगर मैं इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दूंगा तो इसका इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्जन करे तो अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख करोड़ के ऊपर है। कितना? 80 लाख करोड़ के ऊपर ये रकम बैठती है। अभी दो दिन पहले, आज 3 तारीख है, 1 फरवरी को इंडिया का बजट रिलीज़ हुआ। इंडिया का बजट का कॉस्ट कितना था, टोटल एक्सपेंडिचर कितना करना है भारत सरकार को 2023-24 में? तो टोटल एक्सपेंडिचर करना है भारत सरकार को 45 लाख करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख करोड़ रुपीस, 45 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार आने वाले 1 साल में खर्चा करने वाली है। मतलब भारत सरकार का बजट इतना है। और काउंटरफिट करेंसी का कारोबार जो उसका नेट वर्थ है वो है 80 लाख करोड़ रुपए। मोटा मोटा देखा जाए तो भारत सरकार के बजट से 2 गुना। कितना? 2 गुना। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो है हम ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक भी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है यूपीएससी ने आपको आपके सिलेबस में डाला है। अगर छोटा मोटा रकम होता भाई 10, 15, 20 करोड़ का तो भाई ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइज क्राइम हमारे सिलेबस में नहीं होता। लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए जो है हमें डिस्कस करना है। और दूसरा देखो आप, ड्रग ट्रैफिकिंग। कौन सा भाई धंधा है ये? ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग की अगर आप बात करो तो ड्रग ट्रैफिकिंग का जो टोटल नेटवर्थ है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कितना बैठता है? तकरीबन इंडिया के बजट के बराबर। इंडिया का जो बजट था इस साल का वो 550 बिलियन डॉलर था अप्रॉक्सीमेटली। अगर अपने रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 45 लाख करोड़। वहीं अगर आप देखोगे तो ये कितना दिख रहा है आपको? 426 बिलियन डॉलर। 426 बिलियन से लेके आपका 652 बिलियन डॉलर दिख रहा होगा। इन द सेंस मोटा मोटा कह सकते हो कि भारत के बजट के बराबर, भारत के बजट के बराबर ही जो है आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे, इंडिया का बजट के हिसाब से जो है यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग का टोटल नेटवर्थ है। तो आप देख पा रहे हो कि भाई साहब बहुत सारे जो है यहाँ पे इलीगल क्राइम्स और ऑर्गेनाइज क्राइम्स किए जा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही कौन से और हो सकते हैं भाई? इलीगल लॉगिंग। लॉगिंग मतलब क्या होता है? लॉगिंग मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आप जो है जंगल में जाते हो और लकड़ी काटते हो। आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन हो सकता है? पुष्पा मूवी आपने देखी होगी अल्लू अर्जुन की, जिसमें वो भाई साहब जो है जंगल में जाते हैं और चंदन के लकड़ी या फिर चंदन का पेड़ काटते हैं और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। तो ये क्या है? इलीगल लॉगिंग। ऐसे बहुत सारी तरीके के आपको जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम दिख रहे हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर जाता हूँ। चलिए, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन। अब हमने अपने हिसाब से तो डेफिनेशन क्रिएट कर ली कि भाई हमको जो है एक नॉर्मल चीज़ पता चल जाएगी क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन आपको जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में हमें एक प्रॉपर कौन सी डेफिनेशन चाहिए जो कि सरकार द्वारा लिखी गई हो, किसी एक्ट में लिखी हो। तो आप बताइए, खुद से सोचिए कि ऑर्गेनाइज क्राइम आखिरकार हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ ज़्यादा हो रहा होगा। तो आपने हर बार कोई भी अगर क्राइम के रिलेटेड मूवी देखी होगी तो वो मूवी सबसे ज़्यादा कहाँ ज़्यादा सूट होती है? मतलब वो मूवी में एनवायरनमेंट कहाँ का दिखाया जाता है? मुंबई का, कि भाई मुंबई के कुछ गैंग थी, गैंग वॉर हुआ, ये वो फलाना ठिकाना। तो इन द सेंस मुंबई जो है सबसे ज़्यादा पीड़ित माना जाता है ऑर्गेनाइज क्राइम से। तो ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र सरकार ने जो है इसका इलाज किया होगा। तो सबसे पहले जो इलाज किया गया महाराष्ट्र ने किया। महाराष्ट्र ने जो एक कानून लाया, कानून का नाम था मकोका। मकोका मतलब महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट। ठीक है, तो उसके हिसाब से महाराष्ट्र का जो डेफिनेशन था इस मकोका एक्ट का वो कुछ इस तरीके से था। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो आप देखिए ध्यान से। इट इज़ एन कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। मैं जूम कर रहा हूँ आपको, ये देखिए आपके लिए जूम हो रहा है। इट इज़ एन कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है? एक कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू लगातार चलने वाला एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, मतलब गैर कानूनी एक्टिविटी है। बाय एनी इंडिविजुअल, सिंगली और जॉइंटली। वो कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है या तो कोई जॉइंटली इंसान ग्रुप में भी कर सकता है। ठीक, एदर ऐसा मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, या तो किसी ऑर्गेनाइज क्राइम का मेंबर हो भी सकता है, या तो फिर आगे ऑन बिहाफ ऑफ सच ग्रुप, या तो फिर वो किसी ग्रुप का भी मेंबर हो सकता है। ठीक, यूज़ ऑफ वायलेंस, क्या यूज़ होगा भाई? वायलेंस यूज़ होगा।
फिर और द थ्रेट ऑफ वायलेंस, या तो फिर वायलेंस नहीं हुआ तो भाई धमकी दी जाएगी कि हम अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई हिंसात्मक चीज़ करेंगे। या तो फिर इंटीमेशन और अदर अनलॉफुल मीन्स, इंटीमेशन भी मतलब क्या होता है, इसका धमकी होता है, ठीक है। या तो धमकी दी जाएगी कि भाई तूने मेरा काम नहीं किया तो मेरे को इतना रुपये नहीं मिला, तो भाई तेरा किडनैपिंग हो जाएगा, या फिर जो है आपको जो है कहीं ना कहीं ठोक दिया जाएगा, ठीक। फिर बाद में देखते हैं ऑफ गेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स। ऑफ गेनिंग क्या, मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब अब तक आप समझ गए होंगे कि भाई ये जितने भी धंधे हैं, और इसके पहले जो हमने स्लाइड्स देखी ये वाली, इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा है। तो जो हमारा स्टार्टिंग का जो मुहावरा था, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो भाई साहब ये जो आपका ऑर्गेनाइज क्राइम है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे चलता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स पे चलता है। सिर्फ और सिर्फ इनको पैसे से ही लेना देना है भाई। कौन सा पैसा, मॉनेटरी बेनिफिट्स, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। और गेनिंग अनड्यू इकोनॉमिक गेन, अनड्यू मतलब अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन, ठीक है। तो भाई अनैतिक तरीके से कमाया हुआ पैसा, और एडवांटेज फॉर हिमसेल्फ और एनी पर्सन, या तो खुद के लिए या तो फिर ग्रुप के लिए या किसी के लिए भी हो सकता है, बस पैसे से ही बात बननी चाहिए, ठीक है। ये था आपका डेफिनेशन जो कि महाराष्ट्र का बनाया हुआ जो एक्ट है मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल क्राइम एक्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, उसका ये डेफिनेशन था। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है, इसको अपने पास नोट डाउन कर लो। सेम उसी की तर्ज पे जो है कर्नाटका ने भी बनाया रिसेंटली मकोका, और गुजरात ने अभी रिसेंटली ये बिल पास हुआ है। गुजरात का जो ये बिल है, ये जो एक्ट है, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है मकोका से भी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो, अगर मकोका को ध्यान से देखोगे कि आखिर इसमें खासियत क्या है, तो आप देखो ध्यान से, आखिर ये होता क्या है भाई, इसके अंदर क्या ऐसी खासियत है मकोका में जो ये ऑर्गेनाइज क्राइम को रोक सकती है। तो पहले देखो, अगर ये पहला पॉइंट आप पढ़िए, इफ चार्ज आर सस्टेन्ड अगेंस्ट वन मेंबर ऑफ सिंडिकेट, अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप कैन बी चार्ज फॉर कॉन्स्पिरेसी। होता क्या है कि बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं, बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, वो बड़े बड़े ग्रुप्स में हम हर एक को नहीं पकड़ सकते। छोटा कोई बंदा होगा, ठीक है, वो मेंबर अगर कहीं क्राइम करने गया और पकड़ा गया, तो हम उसको पकड़ते थे और उसके रिलेटेड हम क्या करते थे भाई, एक्टिविटी करते थे, जुडिशरी एक्टिविटी। उसको फांसी मिले ना मिले भगवान जाने। आपने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, कोई छोटा सा कबूतर उस गैंग का पकड़ा जाता है तो भाई वो एक दिन भी जेल में नहीं रहता, उसका बड़ा मालिक कहीं ना कहीं से कांटेक्ट करके उसको छुड़वा लेता है। तो ऐसे पुलिस जो है उसको पकड़ नहीं पाती थी, और वो भले पकड़ा गया लेकिन उसके थ्रू आप जो है वो बड़े मालिक के ऊपर केस नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि बड़ा मालिक तो आराम से बंगलों में बैठा था, उसका कोई क्राइम से लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये जो मकोका का जो कानून है, ये कहता है कि अगर कोई छोटा सा भी बंदा अगर पकड़ा गया और पता चल गया कि ये बंदा इस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, ये कोई भी फलाना गैंग का मेंबर है, तो वो बंदे के साथ साथ पूरे ग्रुप को जो है कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक मछली को पकड़ो तो इन द सेंस सारी मछलियों के ऊपर आप जाल डाल सकते हो, उसको जो है आराम से पकड़ सकते हो। हर एक के लिए जो है आपको अलग से वारंट रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका मकोका का पहला नियम। दूसरा, इसके अंदर जो बेल है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तीसरा, एसीपी रैंक का जो बंदा होता है उसको जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है। मकोका के अंदर कहा गया है कि जो कोई भी क्राइम अगर मकोका के अंदर होता है, मकोका एक्ट किसी पे भी लगता है, तो उसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होगा, एसीपी रैंक का ऑफिसर होगा, ठीक है। एंड द स्टेटमेंट बिफोर डीसीपी रैंक, और जो स्टेटमेंट दिया जाएगा डीसीपी रैंक ऑफिसर के सामने, वो जुडिशरी में अलाउ होगा, मतलब लागू होगा, उसको जो है स्वीकार्य माना जाएगा। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें क्या कहा गया है कि भाई मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया हो तो ही वो कोर्ट में लागू होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है मकोका के अंदर कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है मैजिस्ट्रेट के सामने जाने के लिए। पुलिस का जो मेन रैंक का अधिकारी है, डीसीपी रैंक का अधिकारी, उसी के सामने अगर बयानबाजी हो गई या जो भी क्रिमिनल है उसने अगर बयान दे दिया, तो वो जो बयान है वो जो है सत्य माना जाएगा, वो सही माना जाएगा, ठीक है। ये जो है कुछ आपका मकोका के नियम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भाई साहब और क्या हो सकता है आगे। अब गुजरात ने भी जो है इसी तर्ज पे एक कानून बनाया। अब ये जो कानून बना था आपका मकोका, ये 1999 का था। कब का था, 1999। इस समय जो है मकोका बनाया गया था। अब धीरे धीरे क्या है, गुजरात ने भी जो है कोशिश की मैं भी बना लेता हूँ कानून,
लेकिन गुजरात का जो कानून बना वो लेट बना तो और भी खूंखार बना। गुजरात का अगर कानून देखो तो आप देखोगे कुछ कुछ सेम चीज़ें हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी अलग चीज़ें भी हैं। तो इसमें कहा गया कि भाई कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन मतलब आप अपना गुनाह स्वीकार करते हो, ठीक है, तो वो हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। लेकिन ये क्या एक्ट क्या कहता है, आपका जो ये एक्ट है गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज कंट्रोल एक्ट, गुजरात ने ये कानून लाया। कौन सा कानून? गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, ठीक है, 2019 में आया। ये क्या बोलता है भाई साहब? ये बोलता है कि कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर। कौन सा पुलिस ऑफिसर भाई? वो एसपी होना चाहिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक आईपीएस अधिकारी होना चाहिए। अगर उसके सामने आपने जो है क्या कर दिया, कन्फेशन कर दिया, स्वीकार कर लिया कि भाई साहब मैं जो है मानता हूँ मैंने ये क्राइम किया था, ठीक है, तो ये जो आपकी जो कन्फेशन है वो मान्य मानी जाएगी। आपके जो कोर्ट है वो कोर्ट में जो है मान लिया जाएगा कि हाँ भाई आपने जो कन्फेशन दिया है वो सही है। लेकिन आप पॉलिटी पढ़ोगे, अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करोगे तो उसमें कहा गया है कि भाई एसपी नहीं चाहिए, कौन चाहिए? मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, आईएएस अधिकारी होना चाहिए, या फिर कोई स्टेट लेवल का क्लास 1 ऑफिसर होना चाहिए। उसके सामने जो है आपको बयान देना पड़ता है या कन्फेशन मानना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एसपी, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईपीएस अधिकारी, ठीक है। अब देखोगे आप एविडेंस, देखिए इसमें लिखा है गुजरात का जो ये कानून है जीसीटीओसी, उसके अंदर बोला गया है कि भाई साहब एविडेंस अगर इलेक्ट्रॉनिक हुआ, ठीक है, अगर आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ जो बनी है क्राइम के ऊपर, उसमें आप देखते होगे कि भाई जो लॉयर्स होते हैं वो फुल बना देते हैं, जज को ऐसा बोलते हैं कि भाई देखो ये जो रिकॉर्डिंग की गई है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये कोर्ट में लागू नहीं होता, ठीक है, कोर्ट जो है वीडियो रिकॉर्डिंग्स को नहीं मानती ऐसा एविडेंस। लेकिन ये एक्ट कहता है कि भाई एविडेंस कलेक्टेड विथ वायर और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन और ओरल कम्युनिकेशन इज एडमिसिबल इन कोर्ट, ठीक है। मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कोई ओरल रिकॉर्डिंग की है या तो फिर कुछ एविडेंस कलेक्ट किया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से किया है, वो एडमिसिबल होगा, मतलब कोर्ट में वो मान्य माना जाएगा। सोचिए कितना खतरनाक कानून है। फिर तीसरा बोला है कि भाई इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल एक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बोला गया है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे, जो ये जीसीटीओसी के एक्ट लगाएगा जिस क्रिमिनल के ऊपर, भाई उसको अगर पकड़ने गया, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर पकड़ने गया और उसने जो है गोली चला दी, गोली चलाने से भाई मान लीजिए कि 3 क्रिमिनल थे, 3 में से किसी एक की मौत हो गई, ठीक है, तो ये जो जीसीटीओसी है ये एक्ट कहता है कि भाई जो इम्यूनिटी है लीगल एक्शंस की वो जो है उस ऑफिसर को दी जाएगी, समझे, उस ऑफिसर्स को दिया जाएगा। क्या कह के दिया जाएगा? डन और इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ, ठीक है, इन परसुएंस ऑफ द एक्ट, मतलब जो कार्य हुआ है वो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा वो जो है गुड फेथ में काम किया गया है। गुड फेथ मतलब कि भाई भलाई के लिए, किसी समाज की भलाई के लिए या फिर सरकार की भलाई के लिए वो कार्य किया गया था, जिसमें हो सकता है कि भाई कोलेटरल डैमेज हो गया है, ठीक है, वो मर गया हो या फिर वो पैरालाइज हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, ठीक। हम तो एक एक्चुअली किसी को पकड़ने गए थे भाई, किसी क्रिमिनल को पकड़ने गए थे जो कि खूंखार क्रिमिनल था, समझे। आगे देखते हैं, इसमें बोला गया है कि एन एक्यूज विल नॉट बी रिलीज ऑन जेल, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि भाई स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये बोला गया है कि कोई बंदा अगर जेल में है, जीसीटीओसी के थ्रू अगर कोई बंदे को जेल में डाल दिया है तो उसको तब तक बेल नहीं मिलेगी जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर सामने ना आ जाए, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? सरकारी वकील होता है। अगर आप नॉर्मली अगर बेल मांगने जाओ, ठीक है, अगर आप किसी क्राइम में इंडल्ज हो और अगर आपको जेल में डाल दिया गया है तो आप जो है अपने एडवोकेट को बोल सकते हो कि भाई आप मेरा बेल वारंट लेकर आओ, ठीक है। अब वो बेल वारंट इंस्पेक्टर को दे दोगे और इंस्पेक्टर देखेगा हाँ भाई मैजिस्ट्रेट के थ्रू ये बेल आया है तो आपको जो है रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप जीसीटीओसी के थ्रू अगर आप अंदर जेल में हो और आपका वकील बेल वारंट लेकर आया तो इंस्पेक्टर क्या बोलेगा पता है? कि भाई हम आज़ाद नहीं करेंगे आपके जो भी बंदा बैठा है, पहले हम जो है ये बेल वारंट को चैलेंज करेंगे, कहाँ पे? कोर्ट में, और हमारा वकील होगा सरकारी, ठीक है, हमारा सरकारी वकील होगा, वो पहले इस बेल वारंट का जो है जवाब देगा वहाँ पे कोर्ट में। अगर हमारा सरकारी वकील फेल हो गया उसके बाद आपको जो है बेल दिया जाएगा। समझ आ रहा है कि कितना मुश्किल है जीसीटीओसी में अगर आप फंस गए तो उसमें से निकलना, समझ आए। तो गुजरात का जो ये जीसीटीओसी कानून है ये मकोका से भी खतरनाक माना जाता है। दूसरा बोला है लास्ट में कि कॉप्स कैन फाइल चार्जशीट विद इन 180 डेज। 180 डेज मतलब
पहले नॉर्मल जो टाइम होता है, अगर किसी को क्राइम में पकड़ा तो उसको जो है अगर चार्जशीट दायर करनी है उसके ऊपर तो 90 दिन का टाइम होता है। लेकिन GCTOC के अंदर अगर कोई बंदा फंस गया, उसके ऊपर अगर GCTOC लग गया, गुजरात क्राइम कंट्रोल ऑन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 2019 अगर किसी के ऊपर लग गया तो उसको जो है आपको 180 दिन टाइम मिलेगा। मतलब 180 दिन का टाइम मिलेगा आप उसके ऊपर चार्जशीट दायर करने के लिए। 90 दिन का टाइम नॉर्मल क्राइम के ऊपर, और अगर GCTOC लग गया तो पुलिस एकदम आराम से आपके ऊपर चार्जशीट बनाएगी। जितना हो सकेगा उतना जो है आपके ऊपर क्रिमिनल एक्ट्स, जितना हो सकेगा उतना जो है आपके ऊपर धाराएं लगाएगी, IPC धाराएं लगाएंगी, उसको जितना मन करेगा उतना लगाएगी। ठीक है, 180 दिन तक डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा इन द सेंस देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम का कोई बंदा फंस गया है इसके अंदर, ठीक है, तो वो बंदे अकेले ने तो क्राइम नहीं किया होगा, उसके ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो उनको पता लगाना, उनकी छानबीन करने में टाइम लगता है। एक नॉर्मल क्राइम अगर किसी एक अकेले बंदे ने जो है मर्डर कर दिया है तो उसके पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है, तो उसके लिए ठीक है भाई 90 दिन इनफ है। लेकिन किसी ने जानबूझ के क्राइम किया है और वेल प्लानिंग मैनर में चल रहा था उसका जो है मर्डर करना, या फिर कोई खास बंदा हो, कोई मिनिस्टर का मर्डर किया हो, तो उसके लिए जो है ये ऑर्गेनाइज ग्रुप को जो है पता करने में समय लगता है। ठीक है, ये था आपका GCTOC का डेफिनेशन। तो हमने 2 डेफिनेशन, वैसे तो डेफिनेशन एक ही हमने देखा, ज़्यादा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपको जो अगर मकोका का डेफिनेशन अगर आप एग्जाम में डाल सको तो बढ़िया बात है। और ये GCTOC और मकोका के जो ये ऑब्जेक्टिव्स या फिर ये मॉडस ऑपरेंडी कह लो, जो इनके पॉइंट्स है, ये जो है अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, इनके जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए कि इस प्रोविजंस क्या है इसके अंदर, ये आप चाहो तो एग्ज़ाम में डाल सकते हो। आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले आज का जो लेक्चर है उसका टाइमिंग देख लेते हैं। आई थिंक 30 मिनट होने वाला होगा, तो ज़्यादा हम लोग लेक्चर को लंबा नहीं करते, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग हायरार्की देखेंगे, आखिरकार हायरार्की क्या होती है। ठीक है, इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज ग्रुप में वो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।